तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी, जो कि मगध साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली वंश रहा है। और इसको हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि इस समय में जो भारत का मानचित्र था, भारत के अंदर जो एरिया है, वो अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा एरिया रखता था, ठीक है। इसमें महान राजा अशोक हुए, जिसे अभी तक का सबसे महानतम सम्राट माना जाता है भारतीय इतिहास का। तो इसको अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस चैप्टर को एक अलग तरीके से मैंने देखा और रखा है। इस वंश को जानने के बारे में सबसे जो जानकारी हमें ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिलती है, जिसके स्रोत क्या क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत की यदि बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में, फिर साहगढ़ का अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है, बहुत सारे स्तंभ अभिलेख है, फिर भवन स्तूप एवं गुफा मुद्रा वगैरह, मृदुहान वगैरह है, ठीक है, कालिस पाले वाले। विदेशी यात्रा के विवरण की बात करें तो इंडिका है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। फिर ऑस्टिन और जस्टिन के द्वारा कुछ कुछ पुस्तक है जो लिखा गया है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसकी जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी पुराणों में मिल जाती है। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र वही था, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। फिर राजतरंगिणी में भी मिलता है थोड़ा बहुत। फिर मुद्रा राक्षस में मिलता है, जो विशाखदत्त के द्वारा लिखे थे, और जैन और बौद्ध के कुछ ग्रंथों में मिलता है। कथा सरित सागर में मिलता है, फिर बृहत कथा मंजरी में मिलता है, और कल्पसूत्र में भी मिलता है, ठीक है। तो ये हम हो गया इसके स्रोत की बात, जहाँ से मौर्य वंश के बारे में कुछ उल्लेख है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही जानते हैं। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ है? 322 में, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 ईस्वी तक रहे, ठीक है। 137 वर्ष तक भारत में ये मौर्य वंश राज करता है। श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, और इनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था, ठीक है। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा को बनाया था, पाटलिपुत्रा, ठीक है, पहले से भी पाटलिपुत्रा ही राजधानी था। फिर 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठा, ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व। इनकी माता का नाम मोरा था, जिसे संस्कृत में मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई, वही तक्षशिला जो विश्व का सबसे, अभी पाकिस्तान में पड़ता है, विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र वही था, तक्षशिला। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, वही विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस लिखे, जिसमें यही कहानी है कि कैसे मौर्य वंश का स्थापना होता है घनानंद को हरा करके, जिसमें चाणक्य की मदद करते हैं ना। तो उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, जो कि निम्न जाति होता है, जिसका अर्थ, उस शब्द से प्रयोग किया। इनका साम्राज्य जो था उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था, और उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक फैला था। मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया, और उसकी बेटी कर्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहा था, विवाह कर लिया। और दहेज में क्या लिया? हेरात लिया, अराकोशिया लिया जो कंधार था, जेंजरिया लिया, जोरोसिया लिया जो बलूचिस्तान था, और पेरिपेनिस से जाए काबुल ले लिया। इस बात का उल्लेख एपियानस नामक यूनानी ही देता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सलीकस नहीं किया, जो 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है, अशोक से पहले ही। सलीकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक है। और ये पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहते थे, ठीक है, क्या बोलते थे? पोलीब्रोथा। विशाखदत्त की जो पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया था। किसके सहायता से? चाणक्य, जो उनके गुरु और प्रधानमंत्री थे, और उनकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में क्या क्या लिखा है? मौर्य काल में 7 समाज था, ठीक है। पहला था दार्शनिक का, दूसरा हीर का, जो पशुपालक होते थे, तीसरा सैनिक का था, चौथा किसान का था, पांचवा निरीक्षक का था, छठा कारीगर का था, और सातवां सभासद मंत्री वगैरह का था, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, सर्वाधिक संख्या किसानों की थी, तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी उस टाइम। क्या है? उस समय लिखने में रुचि नहीं थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, इससे हमें मौर्य समाज की राजनीतिक गतिविधि की मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक जानकारी जो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से ही मिलती है मौर्य वंश के बारे में, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है, तो ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है, अर्थशास्त्र की नहीं है। 15 चैप्टर है, और इस पुस्तक में राजा का राजत्व के सिद्धांत की चर्चा है, ठीक है, कि राजा को कैसा होना चाहिए। एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत पालन करना होता है, ये इसमें चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है, ठीक है। कौन सा अभिलेख? महास्थान अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ आहनानूर और मुरनानूर से मिलता है, और अशोक के अभिलेख से भी मिलता है। गोरखपुर में साहगौर ताम्र अभिलेख है, जिसमें अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राहत कार्य की चर्चा है, उसका उल्लेख मिलता है। और जैन ग्रंथ रजावली में, ठीक है, ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन शिक्षा भद्रबाहु से ली थी, और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ 298 ईस्वी में संलेखना विधि से वो प्रांत त्याग दिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि मौर्य साम्राज्य का जो 3 इंपॉर्टेंट शासक रहे, पहला तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन से रिलेटेड थे, जैन धर्म इन्होंने अपनाया था। फिर दूसरा शासक बिंदुसार जो थे, वो आजीवक संप्रदाय के थे, आजीवक। इसमें मैटेरियलिज्म पर चर्चा दिया गया कि
कुछ नहीं होते हैं, भगवान ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है, जो चीज़ है वो ज़िंदगी में ही, इसके बाद कुछ नहीं रखा है, तो जितना है उतना भोग विलास कर लो, आजीवन संप्रदाय। और तीसरा हो गया अशोक, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो गिरनार गुजरात में है, से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल जो पुष्यगुप्त ने था, सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है आंसर। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी इसमें बताया गया कि अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई थी, और भी कुछ कुछ उसके राजा ने इसमें काम किया था, ठीक है। शरीर के अंग के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित है। राजा स्वामी होता है, जो हेड होता है, मंत्री उसकी आंख होता है, जनपद जो होता है उसका पैर होता है, दुर्ग जो होता है उसकी बाहें होती है, धन जो होता है उसका मुंह होता है, और सेना जो होता है उसका ब्रेन होता है, और मित्र जो होता है उसके कान होते हैं, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। भारत का माकियावेली उन्हें कहा जाता है, और उनके पिता का नाम गुनी था। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंग्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है तो, ठीक है। विलियम जोन्स ने पहचान कराया कि सैंग्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, विलियम जोन्स। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंग्लोकोटस शब्द का प्रयोग किया, प्लूटार्क ने, ठीक है, ये भी एक लेखक रह चुका है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। अब आते हैं इस वंश का अगला शासक जो बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 269 ईस्वी पूर्व तक ये शासन किया, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी इसकी माता का नाम दुर्धरा था, ठीक है, जो कौन थे, खानानंद की पुत्री थी ना, खानानंद की पुत्री। इस राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। इसकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभद्रांगी था। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिस्य था, ठीक है। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत गायमेकस भेजा था, ठीक है। और इसी गायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर और मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था, ठीक है। वहाँ के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, ठीक है, किंतु दार्शनिक से देने से मना कर दिया और लिखा कि इसका व्यापार यहाँ नहीं होता है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसियस भेजा था, ठीक है। मिस्र के राजा कौन था, टॉलमी द्वितीय। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, और उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ का राज्यपाल है, अवंती का राज्यपाल है अशोक, उस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा और क्रूरतापूर्वक उसने दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मोथली पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार को अमित्र घात और सत्य विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया, जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया। यह अपने शासन में कोई नया प्रदेश नहीं जीता, ठीक है, कोई नया प्रदेश नहीं जीता। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता से दिया जाता है, मतलब ये महान राजा का पुत्र था और महान राजा का पिता था। अब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बिंदुसार का बेटा था और इस साम्राज्य का सबसे महान शासक था। देखा जाए पूरे भारतवर्ष का सबसे महान शासक था। इसका जन्म 340 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम क्या था, शुभद्रांगी, जिसे धर्म के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके कुएं में डाल दी थी, जो पटना में अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। वही अगम कुआं जो कुम्हरार के पास है ना। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया, 269 ईस्वी पूर्व में। अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खालवेर के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। भेड़ी घोष के स्थान पर दम्भ घोष की स्थापना कर दी, अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपनाने के प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। इंपॉर्टेंट है, राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, माना लेकिन राजकीय नहीं। किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने एड़ी चोटी एक कर दी। अपने बेटे महेंद्र को और अपने बेटे संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको कहाँ कहाँ कौन सा धर्म प्रचारक भेजा है, ठीक है, उसका तो अपना बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, महाधर्म रक्षित नाम को महाराष्ट्र, सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि म्यांमार, महारक्षित को ही यवन देश, महादेव को मैसूर, मजिम को हिमालय क्षेत्र और मजिम तक को कश्मीर और गद्दार भेजा। और जैसे बौद्ध धर्म उसने अपनाया और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही ना बौद्ध धर्म अपनाया, तो
धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसका क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले बोधगया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की, उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की और कर घटाकर केवल 1/8 लेने की घोषणा कर दी। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता किसने की? मौलिपुत्र तीसरे ने। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक के समय मुद्राएं स्वर्ण चांदी का नाम था कारशापन, तांबे का नाम था काकनी आदि के होते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया स्थित पारावर की पहाड़ी में 4 गुफा दान में दिया है। ठीक है, 4 गुफा कौन कौन सा है? एक सुदामा है, कर्ण, चौपर है और विश्व झोपड़ी है। ठीक है, आजीवक के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां थी: असंधिता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती, नित्याक्षर। अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? कारुवाकी का। पर ही अशोक ने युद्ध त्याग किया था कारुवाकी के कहने पे। कलहन के पुस्तक राज तरंगिनी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। ठीक है, अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। पूछा जाता है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। तथा नेपाल में ललितपट्टनम और देवपट्टनम नामक नगर भी बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। बहुत सारे अभिलेख होगा, अभी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको देखते हैं। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस या दारा के द्वारा मिला था। ठीक है, डेरियस या दारा या दाई भाव कहते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। जैसे 4 लिपियों में लिखा गया: ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या था? सर्वाधिक भारत में सबसे ज्यादा यही मिलता है, और इसे बाएं, ठीक है, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता था, इस तरफ। खरोष्ठी लिपि जो था यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं, और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, इस तरफ से इस तरफ। अरमाइक ये अफगानिस्तान से मिला है, और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिला है। ठीक है, शिलालेख को पहली बार टी फैंथलन ने 1750 में खोज किया था। शिलालेख का खोज हुआ। फिर अभिलेख को पढ़ने का काम सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन्होंने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी रखा है। ठीक है, देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुर्जर तथा कर्नाटक के मास्की नेक्टूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा गया। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध साम्राज्य, ठीक है, भाब्रू अभिलेख जो है उसमें मगध साम्राज्य नाम प्रयोग हुआ। असम से अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक के शिलालेख 3 भागों में बटा है। ठीक है, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। गुहा मतलब हो गया केव, गुफा लेख कर सकते हैं। तो ये शिलालेख जो था वो फर्दर 2 पार्ट में बांटा जाता है: बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। स्तंभलेख को भी उसी तरीके से दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, लंबा और छोटा। गुहालेख मतलब वही होगा, गुफाओं में लिखा गया। अशोक के चतुर्दश शिलालेख। ठीक है, शिलालेख का देखते हैं। प्रथम शिलालेख, तृतीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख। प्रथम शिलालेख पर क्या है? अहिंसा पर बल है, पशु बलि पर रोक है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान ये लिखा गया है। ठीक है, ये सारा कुछ डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता कि अशोक के किस शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया? तो प्रथम। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में क्या है? पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारत राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल, पुत्र, सतीपुत्र आदि की, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारी रजुक, युक्तक, प्रदेशक की चर्चा की है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। ठीक है, राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाया करें, जिसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित। और चौथे पर क्या है? इसमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। तो पहला शिलालेख जो हो गया फाइनल, और 5वां शिलालेख देख लेते हैं। इसमें धम्मामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। ठीक है, और वन व्यवस्था का भी उल्लेख है 5वें शिलालेख में। 6वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। ठीक है, 7वां शिलालेख में क्या है? विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह सबसे बड़ा शिलालेख है, इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट शिलालेख है। और इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। 8वां शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा की है, जो राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। बोधगया के भ्रमण का उल्लेख है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 9वां शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। और 10वीं शिलालेख में क्या है? धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राजाधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। 11वें शिलालेख में क्या है? कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, ब्राह्मण के नहीं सताने के बाद। 12वें शिलालेख में क्या है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, इंपॉर्टेंट है। स्त्री के बारे में चर्चा कहाँ है? तो ब्राह्मण और हर विचार के सम्मान की बात है। 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हृदय परिवर्तन की बात है, प्रसिद्ध राजाओं से भी संबंध को लेकर। 14वें शिलालेख में क्या है? अशोक में मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए, इनके लिखने वाले जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसे जनता को धार्मिक जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है,
अब ये जो 14 शिलालेख की बात जो मैंने ऊपर की है, जो इन्होंने मेंशन किया है, उसमें कौन सा शिलालेख कहाँ पर है, ये सारा कुछ लिखा गया। शाहबाजगिरी का शिलालेख है, ठीक है। और फिर मनसेहरा का है, सासाराम का है, धौली का है, योरगढ़ का है, पालीगुंजा का है, बैराट का है, कलसी का है, गिरनार का है, ठीक है, गिरनार वाला। नौमा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, सातवां इंपॉर्टेंट है, तेरहवां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नौमा इंपॉर्टेंट है। फिर धौली, सोपरा, जौहगढ़, रूपनाथ, एरागुड़ी, ये सारे शिलालेख हैं, ठीक है। अब अशोक के स्तंभ लेख का वर्णन करते हैं, ठीक है। स्तंभ लेख मतलब हो गया पिलर स्क्रिप्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शिलालेख जितना इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, स्तंभ लेख से भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये फिक्स नंबर में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है भाब्रू अभिलेख है, जो राजस्थान के भाब्रू, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ की चर्चा की है, ठीक है। अशोक के 7 स्तंभ लेख जो लघु अभिलेख है मिले हैं, जिसमें पहला जो है रोमन देई अभिलेख जो नेपाल में है, ये नेपाल के लुम्बिनी में है, ठीक है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अरमाइक लिपि में है, यह सबसे छोटा अभिलेख है, या एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। फिर दूसरा अभिलेख है कौशाम्बी का अभिलेख, जो उत्तर प्रदेश में है। अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा, अतः इसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक ने अपनी रानी की चर्चा की है। अकबर ने इसी अभिलेख को वहां से हटा करके इलाहाबाद ले आया था, प्रयागराज, ठीक है, कौशाम्बी से प्रयागराज ले आया था। तीसरा है टोपला, ये भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था, ठीक है। और यही वाला जो अभिलेख था, इससे पहले टोपला से पहले जो कौशाम्बी वाला था, जो बाद में प्रयागराज ले आया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? एक बार को लाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी के एक हरिसेन हुए, हरिसेन, इसने इस पे अपना राजा का प्रशस्ति लिखवाया था, मतलब प्रशंसा लिखवाई थी, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। बाद में इसे अकबर ने इलाहाबाद स्थापित कर दिया। फिर मेरठ का अभिलेख, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, और यह मेरठ फिरोज शाह तुगलक ने इसे भी दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवा दिया था। फिर रामपुरवा का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार के चंपारण में है, और इसकी खोज 1872 में कार्लवायल ने की थी। लौरिया नंदगढ़ का, ये भी बिहार के चंपारण में, और लौरिया अराराज, ये भी बिहार के चंपारण में, ये तीनों चंपारण में, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये किस पर एक सिंह बना हुआ है, किस पर 2 सिंह का है, या फिर 4 सिंह वाला है, ठीक है, और किसमें सिंह के साथ हाथी का है, तो इसमें कुछ कुछ है, ये बाद में डिस्कस हो जाएगा। और भी स्तंभ लेके एक निगाली सागर स्तंभ लेके, जो नेपाल में इस पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। सरेकुना अभिलेख है, जो अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है, संसार के सभी मानव मेरी संतान है, मैं एक माँ की भांति उसका संसारिक और लौकिक जीवन की कामना करता हूँ, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योग, मतलब इसने इसमें अपने धार्मिक चीजों की बात की है, अपने प्रजा के प्रति प्यार दिखाया है, ठीक है। राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अशोक के गुफा लेखों की संख्या 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुफा लेख 3 है, जो बिहार के गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं, अजीबकों को दे दिए गए थे, और दान का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया है, वो कहाँ से आए? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा आप देखते हैं। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई, उसे ही धम्म कहते। धम्म क्या था? नियम कानून था, नैतिकता सिखाने के लिए। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किससे ली गई है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप अपने आप को नियंत्रित करना धर्म नीति का मूल सिद्धांत है, ठीक है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें अभिलेख, ठीक है, दूसरा और 7वां स्तंभ अभिलेख में धर्म के गुण सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण आदि को बताया है, ठीक है, जो एक्चुअली में मानवता का धर्म है। और अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करें, जो कि भगवान जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था ना, जियो और जीने दो, जैन का। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का अब देखते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय की। तो इसका मुख्य आधार क्या था? कृषि था और पशुपालन था, और साथ साथ इस समय कारखाना भी आ गया था। इस चीज़ का कैसे पता लगाया जा सकता है कि कारखाना था? तो उस समय का जो हमारा स्तंभ अभिलेख मिला है, जो स्तंभ मिला है, उसको इस तरीके से बनाया गया कि लगता है वो कहीं ना कहीं उसमें धातु मिश्रण का उपयोग हुआ है, तो वो टेक्निक हमारा कारखाना से ही बनेगा, ठीक है। तो ये था कि कारखाना भी उस समय था। सरकारी भूमि को सीतक भूमि कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सरकारी भूमि को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में, मौर्यकालीन समय में क्या बोलते थे? भूमि माप वाले कर को रज्जु कहा जाता था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज करता, क्या था? बलि एक कर था, उपज करता। चरागाह कर को विविध कहा जाता था, ठीक है, और अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अब मुद्रा देखते हैं, मौर्य काल में मुद्राएं कौन सी थी? तो मुद्रा को परीक्षण करने वाले जो अधिकारी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? रूपदर्शक, ठीक है, रूप मुद्रा और दर्शक उसको देखने वाले। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पन थी, कौन थी? पन, जो चांदी का सिक्का हुआ करती थी। और इस काल में मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा का प्रचलन था। आहत पंचमार्क बोल सकते हैं। आहत मतलब होता है ना कि उस पर छाप मारना, किसी मार्क का छाप मारना। उस समय कुछ लिखा नहीं होता था, और ना ही किसी राजा वगैरह का चित्र होता था।
चांदी का जो मुद्रा था उसको क्या कहता था, कार्शापन कहा जाता था, और सोने के मुद्रे को निष्क कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। तांबे के सिक्के को इस समय माशक या काकनी कहा जाता था, माशक या काकनी, कर्षण, कार्शापन, निष्क, माशक या काकनी। अब मौर्यकालीन संगठन देखते हैं, ठीक है। तो श्रेणी जो था ये शिल्पकारों का संगठन था, निगम जो था वो व्यापारियों का संगठन था, और सार्थवा जो था वो कारवा या काफिला था। क्या चीज़ का कारवा या काफिला? तो व्यापारों का, ठीक है। व्यापार व्यापारी जो होते थे उनका काफिला। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। नंद वंश की सेना से 3 गुनी अधिक थी, जो कि नंद वंश का सेना सबसे विशाल माना जाता था, उससे भी 3 गुना अधिक। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक होते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक बोला जाता था। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। जस्टिन ने कहा कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिन एक इतिहासकार रह चुका है, वो बोला है कि मौर्य की जो सेना थी डाकुओं की एक गिरोह थी। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता था। तीर्थ उच्च अधिकारियों को जो था तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। मंत्री या उच्च अधिकारी जो थे इनकी संख्या 18 होती थी। जासूसों के लिए 4 शब्द का प्रयोग किया गया। अमात्य जो होता था प्रधानमंत्री, पुरोहित जो होता धन विभाग का, सेनापति सैन्य विभाग का, युवराज राजपुत्र, तवारिक। अमात्य इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तवारिक राज दरबार या राज के द्वार रक्षक को बोला जाता था। अंतर्वेदिक जो था अंतपुर का अध्यक्ष को बोला जाता था। इसको वीवीआई मान लीजिएगा, जो समाहर्ता था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वीवीआई क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आय का संग्रहकर्ता को। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष जो होता था वो सन्निधाता होता था। प्रशासता जो होता था कारागार का अध्यक्ष होता था प्रशस्ता। प्रतिष्ठा कौन होता था? कमिश्नर को कहते थे। पौर या नागरिक कौन होता था? नगर का कोतवाल। व्यवहारिक कौन होता? प्रमुख न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे? तो व्यवहारिक 2 तरह का न्यायालय होता है, व्यवहारिक वाला उसमें होता है तो वो प्रमुख न्यायाधीश। नायक कौन होता था? नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक कौन होता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष को कर्मांतिक बोलते थे। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष बोलते थे। दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? सन्निधाता भी इंपॉर्टेंट है, प्रशस्ता भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति के पहले इनके चरित्र को जांचा या परखा जाता था, ठीक है। और उससे उपधा परीक्षण करते थे। कौन सा परीक्षण? उपधा परीक्षण। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। और यही चीज वैदिक काल में क्या होती थी? जन होती थी, जिसके मुखिया को राजन कहते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था और इनकी संख्या 26 थी। सबसे इंपॉर्टेंट है शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अकाराध्यक्ष, खनन विभाग का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का। राक्षेन, पुलिस विभाग, धर्मस्थली, दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन, ये सब संस्था। अस्थायी गुप्तचर को संस्था बोला जाता था। संचार का चलायमान गुप्तचर, ठीक है। गुप्तचर, गुरपुरुष, समाहर्ता टैक्स या कर होता था, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहते थे, ठीक है। समाहर्ता के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। अब हम न्याय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। ग्राम सबसे छोटा न्यायालय था, जहाँ वृद्धजन अपने निर्णय लेते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थलीय, जिसको दीवानी बोलते हैं, और कंटक शोधन, जिसको फौजदारी बोलते हैं, ठीक है। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीशों को राजू कहा जाता था, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्या सर्पभूम कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुर पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य बोला जाता है। संचार में क्या था? इसमें व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था। संस्था किसको कहते थे? एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करना संस्था कहलाता था। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में आरक्षण कहा गया। पुलिस को क्या बोला जाता था? आरक्षण। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसके वास्तुकला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, ठीक है। भवन लकड़ी के हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना के कुम्हरार से मिले, ठीक है। पत्थर के कुशल कारीगर थे इस समय। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, ठीक है। सांची का जो सबसे बड़ा स्तूप है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया गया, जिसको 4 पत्थर के एक ही जगह से रखे गए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का यही राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ठीक है। कहाँ का? ये सारनाथ का। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति का पटना के दीदारगंज से मिला है। यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। अशोक के अभिलेख जो है विभिन्न क्षेत्रों से मिले, किंतु पाटलिपुत्रा से एक भी अभिलेख नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ ये खुद था। अब स्तूप की संरचना देख लेते हैं। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है, जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा संरचना होती है, छज्जे जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हर्मिका। ये वाला जो स्थापना होता है इसको हर्मिका कहते हैं, ठीक है। हर्मिका से एक मस्तूल निकला था, जिसे इष्टि कहते हैं, ठीक है। इष्टि। और इष्टि पर 3 छतरियाँ लगी होती है। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। इसे संपूर्ण संरचना के चारों एक प्रदक्षिणा पथ होता है, एक इष्टि होता है, 3 छतरियाँ लगी होती है। संपूर्ण संरचना के चारों तरफ एक वेदिका होती है, जिसे तोरण द्वार या प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। ये है एक सारा एक आदर्श स्तूप।
ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूछा जाता है कि स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो तोरण द्वार का जो चारों दिशा में बुद्ध के संदेश को फैलाने का प्रतीक है। वेदिका क्या होती है? तो स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था, ठीक है, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों या पत्रिकाओं का बने थे। ये पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र अस्त्र के समान दुनिया से अलग करती है। अंड क्या होता था? शांति का प्रतीक होता है। हर्मिका क्या होती है? देवताओं के घर या पवित्रता का प्रतीक होती है। छत्र क्या होता है? बुद्ध के विचारों या विचारों का प्रतीक है जिसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। सामाजिक जीवन की बात कर ले मौर्य काल में, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किंतु यह दूसरे धर्म का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव प्रियदर्शी जोड़ा, ठीक है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया में 4 गुफा प्रदान की। पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया गया। ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई इससे। दास प्रथा का प्रचलन था। मौर्य काल में इस समय स्त्री की स्थिति अच्छी थी, पुनर्विवाह कर सकती थी स्त्रियां। इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंदवासिनी कहा जाता था, ठीक है, छंदवासिनी। और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति जो करती थी महिला उसे रूपजीवी कहलाती थी। क्या बोलती थी? रूपजीवी। रूपजीवी ना, रूपजीवी। इनके कार्य का देख रेख कनिका अध्यक्ष करते थे, ठीक है। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था और इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया था, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है, विश्व के नगरों की रानी। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा की बात करते हैं। सबसे बड़ा पद राजा का होता था, उसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का शासन प्रांतपति के पास था। विश्व जिला को कहते थे और उसका नियंत्रण किसके हाथ में था? विश्वपति के हाथ में। 10 गांव का छोटा मालिक या गोप होता था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण के नियंत्रण में रहते थे, जैसे मुखिया कहते थे, ग्रामीण। इस समय न्यायाधीश को क्या बोलते थे? राजुक। न्यायाधीश को राजुक। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई थी, ठीक है। अशोक के समय कलिंग भी आ गया था। इसे तो अवंती राष्ट्र, प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, और उसके उत्तरापथ का राजधानी दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, ठीक है। और प्राची जो पूर्वी प्रांत था उसका पाटलिपुत्र राजधानी खुद था। अवंती का उज्जैनी था और कलिंग का तोसले था। यही जो कलिंग था ना वो अशोक के समय पचमा हुआ था, ठीक है। इस समय प्रांत को चक्र कह के बुलाते थे, ठीक है। 5 प्रांत था उस समय। अभी जो राज्य बोलते हैं उस समय क्या बोलते थे? चक्र। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक भी कहा जाता था, ठीक है। फिर ये जो प्रांत थे, ठीक है, उसका विभाजन किस में होता था? विषय में होता था, और जो विषयपति के अधीन था, ठीक है। विषय बोल सकते क्या? अभी का जिला। अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो 132 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी अशोक का पुत्र कुणाल बैठा, ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ, कुणाल का बेटा दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक के बाद उन्होंने देवान प्रिय की उपाधि धारण किया। आजीविका संरक्षण गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासन था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, कलिंग को मगध से स्वतंत्र करवा लिया, ठीक है। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पे शुंग वंश की स्थापना करे। पतन का कारण देख लेते हैं, तो युद्ध नीति का त्याग देना, ये इसका पतन, और भारत का क्षेत्र के भी पतन का कारण यही है। फिर बाद में भारतीय में इतना बड़ा क्षेत्र कभी नहीं आया। अकबर के समय में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर कभी नहीं आया, और इसका यही कारण था, युद्ध नीति का त्याग। बोला जाता है कि यदि आप युद्ध नहीं कीजिएगा तो आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, आपको छीन लिया जाएगा। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ये भी कारण था। इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था, और फिर भ्रष्टाचार में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में वर्ष की जो शुरुआत होती थी वो आषाढ़ से होती थी, चैत से नहीं होती थी, ठीक है, चैत्र नहीं, कब होती थी? आषाढ़ से होती थी। तो ये था हमारा मौर्य वंश, और ये खत्म हो गया। इसके बाद जो हमारा और भी मगध साम्राज्य का और भी वंश है, वो सारे ब्राह्मण वंश है, जिनको हम बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।